एग्जाम लेवल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे 1 सितंबर से 20 सितंबर तक की करंट अफेयर के बारे में। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस लीग का फाइनल अगले महीने 16 और 17 सितंबर को अमेरिका के यूजिन में होगा। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा 85.71 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। चेक गणराज्य के जेकब वाडलेच ने 85.86 मीटर के साथ पहला स्थान हासिल किया। वहीं जर्मनी के जूलियन वेबर 85.04 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.94 मीटर है, जो एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। केंद्र सरकार ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है। वह इस पद पर अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लेंगी। रेलवे बोर्ड रेलवे में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। जया वर्मा सिन्हा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा रही हैं। जया 1988 में भारतीय रेलवे यातायात सेवा आईआर केस में शामिल हुई। जया वर्मा सिन्हा ने दक्षिण पूर्व रेलवे में मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक के रूप में भी काम किया है। भारतीय सूचना सेवा के 1989 बैच की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने ऑल इंडिया रेडियो और समाचार सेवा प्रभाग एनएसडी के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है। इससे पहले वह ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक के पद पर कार्यरत थी। उन्होंने प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के महानिदेशक के रूप में भी काम किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, जिसे नीलाचल पहाड़ियों के नाम पर नीलाचल फ्लाईओवर नाम दिया गया है। इसकी कुल लंबाई 2.63 किलोमीटर है और इसे मालीगांव चरियाली से गुवाहाटी के कामाख्या गेट तक बनाया गया है। इसका निर्माण 420.75 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इसे 35 महीने की अवधि में बनाया गया है। भारत इस साल अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। यह अगली पीढ़ी के शिक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल, इलेक्ट्रिक वाहनों और कंप्यूटिंग सिस्टम में एआई अनुप्रयोगों के लिए एक अच्छा मंच है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह जानकारी दी है। कर्नाटक राज्य सरकार ने मैसूर में महिलाओं के लिए एक सामाजिक कल्याण योजना गृहलक्ष्मी योजना शुरू की है। इसके तहत परिवार की महिला मुखिया को सरकार की ओर से प्रति माह 2000 रुपए मिलेंगे। गृहलक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 19 जुलाई से शुरू हो गया है। वित्त उद्योग विकास परिषद एफआईडीसी की प्रबंध समिति ने उमेश रेवनकर को एफआईडीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह वर्तमान में श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास वित्तीय सेवा उद्योग में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह 1987 में श्रीराम ग्रुप में शामिल हुए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम को गृह मामलों की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नामित किया है। उनकी नियुक्ति की खबर राज्यसभा सचिवालय के बुलेटिन के जरिए दी गई है। वो पी भट्टाचार्य, जो 18 अगस्त 2023 को राज्यसभा की सदस्यता से रिटायर हो गए। फीफा ने श्रीलंकाई फुटबॉल महासंघ पर से अपना प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। फीफा ने इसी साल 21 जनवरी को श्रीलंका फुटबॉल फेडरेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध एफएसएल द्वारा प्रशासन में फीफा नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया गया था। इन प्रतिबंधों के कारण श्रीलंकाई फुटबॉल टीम जुलाई में आयोजित एसएएफ चैंपियनशिप 2023 में हिस्सा नहीं ले सकी। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा को दूसरे और अंतिम 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। वैसे जिम्बाब्वे में चुनावों में अनियमितताओं का इतिहास रहा है, जिसकी मदद से पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे लगभग 4 दशकों तक सत्ता में बने रहे। जिम्बाब्वे एक दक्षिण अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी हरारे है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भारतीय क्रिकेट टीम के सभी घरेलू मैचों के लिए शीर्ष प्रायोजन अधिकार हासिल कर लिया है। इसके तहत बैंक को प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए 4.2 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करना होगा। बीसीसीआई ने कहा कि यह अनुबंध 3 साल की लंबी अवधि के लिए होगा, जिसकी शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से होगी। भारतीय पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम ने हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया, एक नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया और इस स्पर्धा के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया। मोहम्मद अनस याहिया, अमोद जेकब, मोहम्मद अजमल वरियाथोडी और राजेश रमेश की भारतीय चौकड़ी इस स्पर्धा में यूएसए के बाद दूसरे स्थान पर रही। भारतीय टीम ने 2 मिनट 59.05 सेकंड में रेस पूरी की। इससे पहले यह रिकॉर्ड जापान के नाम था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इन्वेस्ट ग्लोबल समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च की। इन्वेस्ट ग्लोबल समिट आज से 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन से विभिन्न क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में उत्तराखंड शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों में से एक है। हाल ही में सिंगापुर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भारतवंशी थरमन शनमुगरत्नम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वह देश के 9वें राष्ट्रपति होंगे। थुरमन ने चीनी मूल के 2 प्रतिद्वंद्वियों को हराकर चुनाव जीता। इस चुनाव में उन्हें कुल 70.4% वोट मिले। वह हलीमा याकूब की जगह लेंगे। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप देश है।
श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC में हर लॉन्च मिशन की उल्टी गिनती को आवाज देने वाले वैज्ञानिक एन वलारमथी का चेन्नई में निधन हो गया है। उन्होंने 14 जुलाई को लॉन्च किए गए भारत के सफल चंद्रयान-3 मिशन को भी आवाज दी। यह उनकी आखिरी उल्टी गिनती की आवाज थी। वलारमथी वर्ष 2012 में रिमोट सेंसिंग RISAT परियोजना के निदेशक थे। दीपक गुप्ता को कोटक महिंद्रा बैंक का अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO उदय कोटक ने इस साल के अंत में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद से इस्तीफा दे दिया। वर्तमान संयुक्त प्रबंध निदेशक दीपक गुप्ता को नए CEO की नियुक्ति तक अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। मोहन बागान सुपर जॉइंट ने कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डूरंड कप 2023 का खिताब जीता। मोहन बागान ने इससे पहले साल 2000 में डूरंड कप का खिताब जीता था। वह 2004, 2009 और 2019 में फाइनल में पहुंचे लेकिन खिताब नहीं जीत सके। डूरंड कप 2023 की शुरुआत 3 अगस्त को हुई थी। यह टूर्नामेंट का 132वां संस्करण था जिसमें 24 टीमों ने हिस्सा लिया था। जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का 49 साल की उम्र में निधन हो गया है। हीथ स्ट्रीक ने जिम्बाब्वे के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 65 टेस्ट और 189 वनडे खेले। उन्होंने नवंबर 1993 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। उन्होंने टेस्ट की 102 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 216 विकेट लिए। उनकी मौत की जानकारी उनकी पत्नी नादीन ने दी। भारतीय हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए हॉकी 5 एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। भारत ने पेनल्टी शूटआउट में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 2-0 से हराया। इस जीत के साथ भारत ने FIH पुरुष हॉकी 5 विश्व कप 2024 में अपनी जगह पक्की कर ली है। शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और मेटा के बीच 3 साल की साझेदारी पर नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों की एक पीढ़ी को सशक्त बनाना है। इसके तहत मेटा और NISBUD, AICTE और CBSE के बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ISF की आम सभा ने ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ESFI के निदेशक और एशियन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन AESF के उपाध्यक्ष लोकेश सूजी को 3 साल के कार्यकाल के लिए अपनी सदस्यता समिति के लिए चुना है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना 2008 में हुई थी। इसका उद्देश्य ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स फर्म ब्रेन रोबोटिक्स ने इंद्रजाल नामक एक अत्याधुनिक AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया है। यह प्रणाली न केवल परमाणु प्रतिष्ठानों, तेल क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा कर सकती है, बल्कि पूरे शहरों को किसी भी प्रकार के ड्रोन से भी बचा सकती है। इंद्रजाल को 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन से बचाव के लिए बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय के 54वें स्थापना दिवस पर केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि यूटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के कार्यान्वयन के लिए UGC द्वारा जम्मू विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। गैबोन के सैन्य नेता ब्राइस ओलिगुई nguema ने देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। हाल ही में गैबोन के जनरल nguema के नेतृत्व में सैन्य अधिकारियों ने गैबोन के राष्ट्रपति अली बोंगो को अपदस्थ कर सत्ता पर कब्जा कर लिया। गैबोन अटलांटिक तट के किनारे स्थित एक मध्य अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी लिब्रेविले है। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 75 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान किए। इस वर्ष 50 स्कूली शिक्षकों, उच्च शिक्षा के 13 शिक्षकों और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के 12 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में तेजी लाने के लिए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1987 में भारत सरकार के अधीन एक मिनी रत्न कंपनी के रूप में की गई थी। मध्य प्रदेश का सांची शहर देश के पहले सौर शहर के रूप में स्थापित हो गया है, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। सांची सोलर सिटी में सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, जो 2 लाख से अधिक वयस्क पेड़ों की क्षमता के बराबर है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक देश के हर राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने इंडसइंड बैंक के साथ एक बहुवर्षीय प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये डील 20 से 24 मिलियन डॉलर करीब 160 से 200 करोड़ रुपए में हुई है। इंडसइंड बैंक के साथ इस सौदे के अलावा मास्टरकार्ड ने आगामी ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए शीर्ष प्रायोजन के लिए कदम बढ़ाया है। इंडसइंड बैंक लिमिटेड की स्थापना अप्रैल 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। अमूल को चीन के हांगझू में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेल 2022 के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में नामित किया गया है। 19वें एशियाई खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किए जाएंगे। 19वें एशियाई खेल 2022 में 40 खेलों में 482 स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी।
इसका आयोजन पिछले साल ही होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। श्याम सुंदर गुप्ता ने पुणे में मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक का पदभार संभाला है। उन्होंने श्री मुकुल जैन का स्थान लिया है, जो 31 अगस्त 2023 को सेवानिवृत्त हुए। इससे पहले उन्होंने उत्तर रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सिस्टम के रूप में कार्य किया है। वह भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 1992 बैच के अधिकारी हैं। हर साल जी20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के अलावा गैर जी20 देशों को भी आमंत्रित किया जाता है। इस बार भारत ने अपनी अध्यक्षता में 9 गैर जी20 देशों को आमंत्रित किया है, जिनमें बांग्लादेश, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन शामिल हैं। भारत की जी20 अध्यक्षता का विषय पीएम मोदी की विदेश नीति के प्रमुख टेम्पलेट वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के अनुरूप है। 20वां शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला ओबीएटीएम हिताची लिमिटेड की सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे हिताची पेमेंट सर्विसेज ने एनपीसीआई के सहयोग से लॉन्च किया है। यूपीआई एटीएम कार्ड रहित नकदी निकासी की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसके लिए भौतिक डेबिट या क्रेडिट कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ओपीएप की मदद से यूजर्स अपने कई बैंक खातों से पैसे निकाल सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में देश भर के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से जुड़े 50 शिक्षकों को दिया गया। वहीं उच्च शिक्षा विभाग से 13 और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से 12 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 50,000 रुपये नकद और एक रजत पदक दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार आसियान भारत शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों ने 2025 तक आसियान भारत माल समझौते की समीक्षा पूरी करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। प्रौद्योगिकी उद्योग निकाय नेस्कॉम ने कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश नाम्बियार को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नाम्बियार ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी की जगह नए चेयरमैन बनाए हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज NASSCOM एक भारतीय गैर सरकारी व्यापार संघ है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इस महीने की 25 तारीख से उत्तर प्रदेश के हिंडन गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी करेंगे। इस 2 दिवसीय ड्रोन इवेंट में 50 से ज्यादा लाइव एरियल शो किए जाएंगे। 18वां जी20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। जी20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय वसुधैव कुटुंबकम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। इस सम्मेलन में जी20 सदस्य देशों के अलावा 9 अतिथि देश भी भाग लेंगे। वर्ष 2024 में जी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। इंडिया पोस्ट ने ई-कॉमर्स निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए शिप रॉकेट के साथ साझेदारी की है। समझौते पर महानिदेशक डाक सेवाएं आलोक शर्मा और शिप रॉकेट के सीईओ साहिल गोयल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना IDS 2017 के लिए 1164.53 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। IDS 2017 को शुरुआत में 2018 में 131.90 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसका पूरा उपयोग वित्तीय वर्ष 2021 से 22 तक किया गया था। IDS 2017 के तहत इन राज्यों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारतीय स्टार विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने 36 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के दिग्गज JB डिविलियर्स 41 पारियों के साथ इस सूची में 30वें स्थान पर हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रेन के लिए विश्व कप क्रिकेट पहली बार चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। 22 सितंबर से होने वाले इस टूर्नामेंट में यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, हंगरी, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और रवांडा समेत 15 देशों के स्ट्रीट चिल्ड्रेन हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि इस साल ICC वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट भारत में भी आयोजित किया जाएगा। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार -23 की मेजबानी मिस्र कर रहा है। इस बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास में भारत सहित 34 देशों की सेनाएं भाग ले रही हैं। यह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास में भारत की ओर से INS सुमिधा हिस्सा ले रही है। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। तमिलनाडु राज्य के सेलम जिले के साबुदाना सलेम सागो जावारिसी को हाल ही में GI टैग भौगोलिक संकेत दिया गया है। सेलम तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा साबुदाना उत्पादक जिला है। इसके साथ ही उड़ीसा राज्य के काले चावल को भी GI टैग दिया गया है। GI टैग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित विशिष्ट उत्पादों को दिया जाता है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में पुरुष भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता।
कोरिया गणराज्य के प्योंगयांग में आयोजित चैंपियनशिप में भारतीय टीम सेमीफाइनल में चीनी ताइपे से हार गई। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 पेरिस को 2024 ओलंपिक क्वालिफाई के रूप में भी आयोजित किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में नई दिल्ली में गति शक्ति विश्वविद्यालय जीएसवी वडोदरा और एयरबस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू पर जीएसवी के कुलपति प्रोफेसर मनोज चौधरी और एयरबस इंडिया के अध्यक्ष रेमी माइलार्ड ने हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 से मनाया जा रहा है। इस बार समारोह में यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार को भी शामिल किया गया है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन आईएसएफ की आम सभा ने ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ईएसएफआई के निदेशक और एशियन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन एईएसएफ के उपाध्यक्ष लोकेश सूजी को 3 साल के कार्यकाल के लिए अपनी सदस्यता समिति के लिए चुना है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना 2008 में हुई थी। इसका उद्देश्य ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स फर्म ग्रे रोबोटिक्स ने इंद्रजाल नामक एक अत्याधुनिक एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया है। यह प्रणाली न केवल परमाणु संयंत्रों, तेल क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा कर सकती है, बल्कि पूरे शहरों को किसी भी प्रकार के ड्रोन से भी बचा सकती है। इंद्रजाल को 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन से सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। सिंगापुर में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के थरमन शनमुगारत्नम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वह देश के 9वें राष्ट्रपति होंगे। थुरमन ने चीनी मूल के 2 प्रतिद्वंद्वियों को हराकर यह चुनाव जीता। इस चुनाव में उन्हें कुल 70.4% वोट मिले। वह हलीमा याकूब का स्थान लेंगे। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप देश है। दीपक गुप्ता को कोटक महिंद्रा बैंक का अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ उदय कोटक ने इस साल के अंत में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद से इस्तीफा दे दिया था। नए सीईओ की नियुक्ति तक मौजूदा संयुक्त प्रबंध निदेशक दीपक गुप्ता को अंतरिम प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। 19 वर्षीय अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने यूएस ओपन 2023 महिला एकल का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में बेलारूस की आर्यना सबालेंका को हराकर यह खिताब जीता। गॉफ का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। पहला सेट हारने के बाद उन्होंने शानदार वापसी की और फाइनल जीत लिया। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए 12 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान के क्षेत्र में शीर्ष वार्षिक पुरस्कार है। 12 वैज्ञानिकों को 7 श्रेणियों में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर एन सीएसआईआर के महानिदेशक कलेसिल वी ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में वर्ष 2022 के पुरस्कारों की घोषणा की। सीएसआईआर के पहले निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर यह पुरस्कार 7 वैज्ञानिक विषयों भौतिकी, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में दिए जाते हैं। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को नए स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही अब इस समूह में 19 देश और 2 संघ यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ हो गए हैं। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमानी ने सम्मेलन में भाग लिया और सदस्यता ली। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संघ है जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। भारत की अंडर 16 फुटबॉल टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर एसएएफएफ U16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। टूर्नामेंट का फाइनल भूटान के थिम्पू के चांगलीमेथांग स्टेडियम में आयोजित किया गया था। भारत के सूरज सिंह को एसएएफएफ U16 चैंपियनशिप के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में सम्मानित किया गया। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित की गई। इस बैठक में भारतीय तटरक्षक महानिदेशक राकेश पाल के नेतृत्व में 4 सदस्यीय आईसीजी प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इसका अंतिम संस्करण वर्ष 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नई दिल्ली जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने ब्राजील को जी20 के अगले अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा को राष्ट्रपति पद की औपचारिक जिम्मेदारी सौंपी और हर संभव मदद का वादा किया। पिछले साल 1 दिसंबर को भारत ने जी20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया से ली थी, जो उस समय अध्यक्ष था। भारत 30 नवंबर तक जी20 का अध्यक्ष रहेगा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्लशिंग मीडोज, न्यूयॉर्क में फाइनल में डैनियल मेदवेदेव को हराकर अपना चौथा यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। यह उनका 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। जोकोविच ने 2008 ऑस्ट्रेलियन ओपन में फ्रांस के जो विल्फ्रेड सोंगा को 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 2 से हराकर अपना पहला बड़ा खिताब जीता। पुरुष युगल का खिताब राजीव राम अमेरिका और जो सेलिसब्री यूके ने जीता। भारत लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बना रहा है। सीमा सड़क संगठन द्वारा तैयार किया जा रहा यह हवाई क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित है, जो चीन से मुकाबले के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रोजेक्ट 218 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के सांबा में 90 से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने यह मुकाम महज 267 पारियों में हासिल किया। कोहली 13,000 वनडे रन बनाने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही विराट कोहली ने अपना 47वां वनडे शतक भी लगाया। कोहली सचिन के वनडे शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ 2 शतक दूर हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, सनत जयसूर्या और महिला जयवर्धने यह मुकाम हासिल कर चुके हैं। एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने डाउनस्ट्रीम ऊर्जा कंपनी नायरा एनर्जी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों का पता लगाना है। यह समझौता पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नायरा एनर्जी एक अंतर्राष्ट्रीय डाउनस्ट्रीम कंपनी है जिसके पास हाइड्रोकार्बन की रिफाइनिंग से लेकर रिटेल तक की मजबूत क्षमताएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम लॉन्च किया। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में फैली 37 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। नाबार्ड ने कृषि में डेटा संचालित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यूएनडीपी इंडिया के साथ साझेदारी की है। नाबार्ड और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने एक संयुक्त बयान में इसकी घोषणा की। इसका उद्देश्य ओपन सोर्स डेटा साझा करके छोटे किसानों की आजीविका में सुधार करना है। नाबार्ड भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों के समग्र विनियमन के लिए एक शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। बैडमिंटन रैंकिंग में 50वें स्थान पर मौजूद किरण जॉर्ज ने जापान के कुता काहाशी को हराया। किरण जॉर्ज ने पिछले साल फाइनल में प्रियांशु रावत को हराकर ओडिशा ओपन का खिताब जीता था। किरण जॉर्ज इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 के फाइनल में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली वनडे क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करने वाले इंग्लैंड के तीसरे स्पिनर बन गए हैं। मोइन ने साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के दूसरे वनडे के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। मोइन अली ने वनडे में 49.20 की औसत से 101 विकेट लिए हैं। 194 मैचों में 269 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के अब तक के सबसे सफल वनडे गेंदबाज हैं। भारतीय टीम के हरफनमौला खिलाड़ी रवींद्र जडेजा ने एशिया कप 2023 में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। जडेजा एशिया कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने पूर्व भारतीय गेंदबाज इरफान पठान को पीछे छोड़ दिया है। एशिया कप के वनडे फॉर्मेट की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के दिग्गज पूर्व खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन 30 विकेट के नाम है। एशिया कप में रवींद्र जडेजा ने 24 विकेट लिए हैं। ओडिशा सरकार ने चीन के हांगझू में आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के 13 एथलीटों में से प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इसका मकसद 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होने वाले खेलों के लिए ट्रेनिंग में मदद करना है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने बुधवार को 56C-295 परिवहन विमानों में से पहला विमान भारतीय वायुसेना को सौंप दिया, जिससे 21,935 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत विमान की डिलीवरी शुरू हो गई। यह विमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी को स्पेन के शहर सेविले में सौंपा गया। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक वाराणसी में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में 20 देशों के 80 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक के लिए 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की गई है। हाल ही में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को नए सदस्य के रूप में समूह में शामिल किया गया है। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बन गए हैं। अब 88 वनडे मैचों में कुलदीप के नाम 25.64 की औसत से 150 विकेट है। कुलदीप का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/25 है। उन्होंने वनडे में भारत के लिए 7 बार 4 विकेट और 2 बार 5 विकेट लिए हैं। महाराष्ट्र ने 31-10 के अंतिम स्कोर के साथ कर्नाटक पर शानदार जीत के साथ 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 जीती। 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत में रग्बी की शासी निकाय द इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन द्वारा किया गया था। इस प्रतियोगिता में बिहार की टीम तीसरे स्थान पर रही। वरिष्ठ राजनयिक गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बागले 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में वह श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त हैं। बागले ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में मनप्रीत वोहरा का स्थान लेंगे। बागले ने विदेश मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वह प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर भी काम कर चुके हैं। जोशी रंजन सिकिदार ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI में निदेशक वित्त का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वह राइट्स लिमिटेड के समूह महाप्रबंधक वित्त और कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत थे। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न कंपनी है। उत्तराखंड सरकार ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है।
नई नीति के तहत राज्य में 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। हरियाणा सरकार ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मशहूर निर्देशक, निर्माता और अभिनेता सतीश कौशिक के असामयिक निधन के कारण यह पद रिक्त हो गया था। राज्य सरकार ने सतीश कौशिक को गवर्निंग काउंसिल का पहला चेयरमैन नियुक्त किया था। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दुनिया में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। पूरी दुनिया में 80 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते और समझते हैं। वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पहली बार वर्ष 1953 में मनाया गया था। विदेश मंत्रालय ने मदन लाल रैगर को कांगो गणराज्य में अगला भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। मदन लाल रैगर वर्तमान में मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। भारत ने नवंबर 2019 में कांगो गणराज्य के ब्रेजाविल में एक राजनयिक मिशन शुरू किया। कांगो गणराज्य एक मध्य अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी ब्रेजाविल है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस विश्व व्यापार एक्सपो 2023 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह विशेष रूप से एमएसएमई के लिए वैश्विक व्यापार संबंधों की सहायता के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापार मंच है। एक्सपो का आयोजन 3 से 4 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में किया जाएगा। यह कार्यक्रम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज AII द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गुवाहाटी के राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के एक मोबाइल एप्लीकेशन सरपंच संवाद का अनावरण किया। QCI ने नेटवर्किंग, ज्ञान प्रसार और सहयोग के लिए एक समग्र मंच के रूप में कार्य करते हुए पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ने के उद्देश्य से एक पहल के रूप में सरपंच संवाद अभियान शुरू किया है। चीन ने हाल ही में अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। अफगानिस्तान में नवनियुक्त चीनी राजदूत जाओ जिंग ने काबुल में तालिबान द्वारा नियुक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन से मुलाकात की। 20 साल के युद्ध के बाद अमेरिका और नाटो सेना की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों में 75 लाख LPG कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन के प्रावधान के साथ इस योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को की थी। 15 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसे वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से लागू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पहली बार वर्ष 2008 में मनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय अभियंता दिवस हर साल 15 सितंबर को प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस 2023 का विषय स्थायी भविष्य के लिए इंजीनियरिंग है। भारत के एक और ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। 1921 में शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसे बाद में विश्व भारती के नाम से मान्यता मिली। इसके साथ ही भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। विश्व धरोहर समिति का विस्तारित 45वां सत्र 10 से 25 सितंबर तक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटरों में से एक है। इसे तैयार करने में करीब 5,400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह 8.9 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यशोभूमि भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर से बहुत बड़ी है, जिसे हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना शुरू की है। पीएम मोदी ने विश्वकर्मा जयंती और अपने 73वें जन्मदिन के मौके पर इस योजना की शुरुआत की। कैबिनेट ने हाल ही में इस योजना के लिए 5 साल के लिए 13,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन करने वाले लोगों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट PM विश्वकर्मा इन पर जा सकते हैं। भारत ने श्रीलंका को हराकर क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। टूर्नामेंट के 16वें संस्करण की संयुक्त मेजबानी पाकिस्तान और श्रीलंका ने की थी। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत और नेपाल की टीमों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का दबदबा रहा है। भारत ने रिकॉर्ड 8 बार एशिया कप का खिताब जीता है। श्रीलंकाई टीम ने 6 बार यह खिताब जीता है। पाकिस्तान ने 2 बार एशिया कप जीता है। R.K. स्वामी हंसा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीनिवासन के स्वामी को सर्वसम्मति से 2023-2024 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वहीं रियाद मैथ्यू को उपाध्यक्ष चुना गया है।
ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इंडिया 1948 में स्थापित एक गैर लाभकारी सर्कुलेशन ऑडिटिंग संगठन है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे राज्य में नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में नमो महिला सशक्तिकरण मिशन भी शामिल है, जिसका लक्ष्य 73 लाख महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। साथ ही नमो निर्माण श्रमिक कल्याण मिशन के तहत 73,000 श्रमिकों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का उद्घाटन किया। योजना के तहत जो परिवार विभिन्न आवासीय योजनाओं में आवास सुविधा के लाभ से वंचित थे, उन्हें इस योजना के तहत अपना घर मिलेगा। इस योजना के लिए आवेदन 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक के रूप में कुलदीप द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने हाल ही में कनाडा देश के राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का संविधान सदन नाम सुझाया है। होयसला के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यह कर्नाटक राज्य में है। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक की पुस्तक का अनावरण अपूर्व चंद्रा ने किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार का दूसरा 4 से 5 अक्टूबर 2023 को आयोजित